प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया मैंने ये गुजरात बनाया है का नारा। वलसाड में भाजपा की चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा गुजरात पिछले 20 साल के दौरान राज्य को बदनाम करने वाली विभाजनकारी ताकतों का करेगा सफाया। पीएम भावनगर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हुए शामिल। गुजरात में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया प्रचार। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में संकल्प पत्र किया जारी। पार्टी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का किया वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में जनता से मांगे वोट। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा का दबदबा कायम। अकेले 4 सीटों पर किया कब्जा। आरजेडी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और टीआरएस के प्रत्याशियों ने अन्य सीटों पर जीत की दर्ज। पराली जलाने के मामलों में राजस्थान और पंजाब में वृद्धि हुई दर्ज। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वर्ष अक्टूबर में वायु प्रदूषण से संबंधित पराली जलाने के मामलों के आंकड़े किए जारी। लगातार 5वें दिन भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बने रहने तक गहरी चिंता व्यक्त की। पूरे एनसीआर क्षेत्र में A4 को तत्काल वापस लेने का लिया गया निर्णय। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने की दिल्ली जेल से सत्येंद्र जैन के ट्रांसफर की मांग। अंदर बैठकर जबरन वसूली करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट करने पर प्रसन्नता की व्यक्त। अन्य को भी जल्द किया जाएगा स्थानांतरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में कराया था प्रवेश। और जिम्बाब्वे पर जीत के साथ ही भारत ने T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में अपना स्थान किया पक्का। अंतिम 4 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ भारत चौथी टीम। भारत 4 मैचों में 3 जीत के साथ 8 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड जिले के कपराड़ा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने ये गुजरात हमने बनाया का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा गुजरातियों ने दुनिया भर में गुजरात का नाम रोशन किया है और हर गुजराती आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लगातार चुनावी हमलों के बीच भाजपा ने आदिवासी बहुल वलसाड के कपराड़ा से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में चुनावी बिगुल फूंका। अपनी पहली चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि आदिवासी भाइयों बहनों का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसलिए वे ए फॉर आदिवासी जानते हैं। उन्होंने आदिवासी पट्टे, उमरगाम से अंबाजी तक के क्षेत्र में उनकी सरकार के किए कार्यों से आए बदलाव का पूरा ब्यौरा दिया। हालांकि प्रधानमंत्री के अपने भाषण में इस बार भाजपा सरकार की उपलब्धियों का श्रेय न देकर राज्य की जनता को दिया। उन्होंने इसका कई बार जिक्र किया कि राज्य में ये विकास जनता के परिश्रम से ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए की वन बंधु योजना, नवसारी में श्रेष्ठ इलाज की व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज और बुनियादी सुविधाओं का उल्लेख किया। कांग्रेस के परिवारवाद पर बिना किसी पार्टी का उल्लेख किए उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में नई नई पीढ़ी आ चुकी है, नहीं तो पहले एक ही पीढ़ी चलती रहती थी। આજે ગુજરાતીઓ દુનિયામાં પોતાનું નામ રોશન કરી રહ્યું છે। આજે ગુજરાતના લોકો, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, મારા ગુજરાતના આદિવાસી ભાઈ બહેનો, અહીંના ઉદ્યમીઓ ચારે તરફ છાયેલા છે અને એટલે જ પ્રત્યેક ગુજરાતી, ચાહે મારો આદિવાસી હોય, ચારો મારો માછીમારી હોય, ચારે શહેરમાં રહેતો હોય કે ગામડામાં રહેતો હોય, આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છે। અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, મેં બનાવ્યું છે।
आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात की जनता पिछले 20 साल से राज्य को बदनाम करने वाली ताकतों को पूरी तरह से साफ कर देगी। ગુજરાતને નફરત ફેલાવનારા લોકો એમને ગુજરાત ક્યારેય સ્વીકાર કરતું નથી। જેમણે જેમણે ગુજરાતને બદનામ કરવાની કોશિશ કરી છે, જેમણે જેમણે ગુજરાતને નીચું દેખાડવાની પ્રયાસ કર્યો છે, આ ગુજરાતની જનતા એમને વાળી ચોળીને સાફ કરી નાખ્યા છે। વર્ષોથી ગુજરાતના વિરુદ્ધમાં કામ કરનારી ટોળકી, છાસ મારે ગુજરાતને બદનામ કરવાના રસ્તાઓ શોધનારી ટોળકી, એને ગુજરાત બરાબર પારખી ગઈ છે અને ગુજરાત આ 2 દાયકા થઈ ગયા એની વાતમાં ક્યારેય આવતી નથી અને એટલે જ એમને તકલીફ થઈ રહી છે કે આટલું બધું અમે કરીએ છીએ, આટલા જૂઠાણા ફેલાઈએ છીએ, આટલો અપપ્રચાર કરીએ છીએ, આટલા આરોપો કરીએ છીએ, ગુજરાતની જનતાને કેમ ફરક નથી પડતો? ફરક એટલા માટે નથી પડતો કારણ કે આ ગુજરાતની જનતાએ ગુજરાત બનાવ્યું છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम पापानी परी लग्नोत्सव 2022 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन 551 लड़कियों का विवाह संपन्न कराया गया जिनके पिता नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लग्नोत्सव नहीं, एक पुण्योत्सव है और उन्हें माताओं और बहनों का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। અને આજનો અવસર મારે માટે સદભાગ્ય છે, મારે માટે આ પુણ્યોત્સવ છે। આ લગ્નોત્સવ નહીં, પુણ્યોત્સવ છે। પુણ્ય અને આ દીકરીઓના આશીર્વાદ, એનાથી મોટું પુણ્ય કયું હોય જીવનમાં? જ્યારે દીકરીઓ પોતાના જીવનના સંસાર યાત્રાની શરૂઆત કરતી હોય અને દીકરી ગમે તે ઉંમરની હોય, એના આશીર્વાદ હર કોઈને કામ આવતા હોય છે અને હું તો અનુભવ કરતો આવ્યો છું। મને તો દીકરીઓના, માતાઓના, બહેનોના અપરંપાર આશીર્વાદ રહ્યા છે। એ આશીર્વાદ જ મારી તાકાત છે। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी का भावनगर में भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी जोर आजमाइश लगातार जारी है। गुजरात के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे और उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। उधर आम आदमी पार्टी के नेता भी गुजरात में प्रचार में जुटे हुए हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वांकानेर, चौटिया और राजकोट में रोड शो किया। उन्होंने जनता से परिवर्तन के लिए वोट देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो गांव-गांव में किसानों के लिए पानी का इंतजाम किया जाएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने नडियाद और सोजित्रा में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि इतिहास देख लो, आम आदमी पार्टी कभी सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं सीधा। बस किसी सर्वे में नहीं दिखाया था पंजाब में सरकार बनेगी, किसी सर्वे में नहीं दिखाया था दिल्ली में 67 सीटें आ जाएंगी। सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आज भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया तो हिमाचल की जनता से कई वायदे किए, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों के उत्थान के साथ विकास की कई योजनाओं का जिक्र है। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार
चरम पर है। राज्य में कांग्रेस के घोषणा पत्र के सामने आने के बाद से रविवार को सत्ताधारी दल भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में जारी संकल्प पत्र में छात्राओं, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। इसमें कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम का समाधान निकालने की बात कही गई है। संकल्प पत्र में स्कूल जाने वाली बेटियों को साइकिल और कॉलेज छात्रों को स्कूटी देने का वादा किया गया है। इससे 8 लाख स्कूली बेटियों को सुविधा मिलेगी। इस योजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके अलावा महिलाओं को होम स्टे सहित अन्य उद्यम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। इसी तरह युवाओं के लिए हिम स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। राज्य में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जगहों पर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राज्य में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को जिस तरह जयराम ठाकुर ने जमीन पर उतारा है, उसे हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद देने का फैसला किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैरों से अपमानित करते थे, मगर मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। 14 में मोदी जी बने देश के प्रधानमंत्री। फिर से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। और देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के नेता नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वे घोषणा पत्र में किए गए वायदों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। उसका कारण है कि यहाँ कांग्रेस ने आम जनता के जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने टच किया है और कांग्रेस ने अभी जो घोषणा पत्र जारी किया है, 10 गारंटी जो दी है, उसमें आम लोगों को राहत मिलने वाली है, उसमें उसके आय में वृद्धि होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। पार्टी के नेता भी राज्य में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा की 68 सीटें हैं और यहां पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 6 राज्यों के 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आ गए हैं, जिनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो वहीं बिहार की 1 सीट पर आरजेडी जीती है, तो महाराष्ट्र की 1 सीट उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना के खाते में गई है। इन चुनावी नतीजों को राज्यों की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा है। हरियाणा में भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने अदमपुर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 15,740 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद पार्टी दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यहां समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। उधर बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट के भी परिणाम घोषित किए गए। गोपालगंज उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी ने 1,794 वोटों से जीत हासिल की। यह सीट पहले भी भाजपा के पास ही थी। वहीं मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने 16,741 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है।
यह सीट पहले आरजेडी के पास थी। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ एकमात्र अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। यहाँ पर किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया था। ये जीत आदमपुर की है, आदमपुर की महान जनता की, 36 बिरादरी के हमारे परिवार की, जिन्होंने एक बार पुनः हमारे घर, हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सब कोई जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए हैं, सबको जीत ही मेरा जीत है। तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव में टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी ने भाजपा के कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को मात देकर सीट पर कब्जा किया। इस सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार चुनाव में वह तीसरे पायदान पर सरक गई। ओडिशा की धामनगर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा। चुनाव में भाजपा के सूर्यवंशी सूरज ने बीजू जनता दल के अवंती दास को शिकस्त दी। गौरतलब है कि बिहार की 2, जबकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा की एक सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लोगों के लिए भयंकर परेशानी का सबब बना हुआ है। हेल्थ इमरजेंसी के हालातों के बीच ग्रेप की बंदिशें सामने लगाई गई, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। लेकिन अब तेज हवा चलने के बाद से वायु प्रदूषण में कुछ कमी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। इस पूरे मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। आज दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 की जगह ग्रेप 3 श्रेणी को लागू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा चलने के बाद वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में बनी हुई है। रविवार को सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 339 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा गुरुग्राम में AQI 304 और नोएडा में AQI 349 दर्ज किया गया है। ये दोनों ही शहर बहुत खराब श्रेणी की हवा के दायरे में हैं। एनसीआर के आसपास के इलाकों में कमोवेश वायु गुणवत्ता सेहत के लिए बहुत खराब स्थिति में बनी हुई है। खराब हवा के चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पार्क में मजबूरी में घूमने आते हैं और जो मन भी नहीं करता घूमने के लिए, सुबह शाम देखो दोपहर तक शाम तक शायद वही धुआं सा रहता पार्क में। पहले हम वॉक पे आते थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो वॉकिंग डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाते। आजकल लोगों आंखों में भी जलन होती है, सांस भी जल्दी फूल जाती है, काफी परेशानी हो रही है पोल्यूशन की वजह से और लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार कई दिनों से प्रदूषण के बिगड़े हालात के बाद से ग्रेप 3 की बंदिशें लागू की गई हैं, जिसके चलते निर्माण कार्य से लेकर अन्य कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप 3 लागू होने का जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है उस पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ ही हमारे जो पोल्यूशनकारी इंडस्ट्री है उसको उस मानक के अनुसार रेगुलेट किया जा रहा है, और जो अगर मान नहीं रही है तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने करीब 15,000 से ज्यादा का 15 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारणों में पराली जलाने की घटनाएं प्रमुख हैं। बीते कई दिनों से पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर बनी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल चुनाव में व्यस्त हैं और दिल्ली वाले प्रदूषण से परेशान हैं। ये सारी एडवाइजरी थोड़े और समय पहले हो जाता तो दिल्ली को सांस लेने में थोड़ी आसानी हो जाती। मेरा मानना है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है दिल्ली के पोल्यूशन को, स्टेट के पोल्यूशन को मिनिमाइज करना, उसको नियंत्रित करना, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं उठाया। दिल्ली की जनता आज त्राहिमाम करते हुए कह रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन जब से ऑन हुआ है केजरीवाल गॉन हुए हैं। मतलब कि केजरीवाल जी सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ चुनावी मंत्री बनकर कभी गुजरात में कभी कहीं और भ्रमण कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 8 वर्ष में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आपने किया क्या है। जहां पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं।
अम्बाला में सुपर सीडर पर सब्सिडी और सरकार से प्रति एकड़ 1000 रुपये की मदद के चलते पराली जलाने की घटनाओं में कमी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बीते कई वर्षों से इस मौसम में प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इसको लेकर कोई बड़ा स्थायी समाधान देती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से हर साल दिल्ली वालों को इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर में वायु प्रदूषण से संबंधित पराली जलाने के मामलों में राजस्थान में 160% और पंजाब में 20% की वृद्धि हुई है। उन्होंने लगातार 5वें दिन भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बने रहने तक गहरी चिंता व्यक्त की। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पराली जलाने के मामले घटाने में उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने उल्लेखनीय काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पंजाब और राजस्थान वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा दोनों राज्यों ने पराली प्रबंधन में मशीन खरीदने के लिए उपलब्ध कराए गए केंद्रीय धन का उचित उपयोग नहीं किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए राज्यों को 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। इसमें 1500 रुपए की अधिक की राशि 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अकेले पंजाब को दी गई है। ठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों को लेकर भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के बल पर सरकार चला रहे हैं। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया कि जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन वसूली रैकेट में शामिल हैं। भाजपा ने केजरीवाल पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा कि केजरीवाल ने जैन को अभी तक मंत्री पद पर क्यों बरकरार रखा है। भाजपा ने जैन को किसी और जेल में ट्रांसफर करने की मांग की। सत्येंद्र जैन के पास फोन उपलब्ध है जेल के अंदर, और फोन में AK2 के नाम से इनका अरविंद केजरीवाल जी का फोन नंबर उसकी डायरेक्टरी में मौजूद है, और उस AK2 से इन्होंने सत्येंद्र जैन के पास जो फोन है उस फोन पे बात की है। या तो इनके मंत्री अंदर बैठ के मुख्यमंत्री से बात करके वसूली का धंधा चला रहे, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। तो इस विषय पर कार्रवाई हो, ट्रैकिंग हो, और साथ ही सत्येंद्र जैन को दिल्ली की जेल से किसी और जेल में दूर भेजा जाए, ताकि न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जा सके। 2 चीतों को बड़े बाड़े में स्थानांतरित करने के बाद अब 6 अन्य चीतों को भी जल्द ही स्थानांतरित किया जाएगा। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल ने बताया कि जांच में अगर 6 अन्य चीते सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें भी जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं अगर चीतों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो सभी 8 चीते स्वस्थ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्ष में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत 8 चीता नामक ऐसे लाए गए थे जिनको क्वारंटाइन एनक्लोजर में रखा गया था। कल उनमें से 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से शिफ्ट कर बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है, जहां उनको लाइव फीड दी जाएगी। अगर इस लाइव फीड का वो शिकार कर पाते हैं और उस क्षेत्र में अडेप्ट हो जाते हैं तो उनको आने वाले समय में खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जहां तक 6 अन्य चीतों का प्रश्न है जो अभी तक क्वारंटाइन एनक्लोजर्स में है, उनके परीक्षण के लिए आज भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की टीमें कुनो गई हुई हैं। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण, उनके एडेप्टेबिलिटी किस प्रकार से है, इस समय वो लोग अपना उस क्षेत्र में अडेप्ट कर गए हैं नहीं कर गए हैं, इन सब मानकों को देखने के पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि उनको अगले 6 से 10 दिन के अंतर्गत बड़े एनक्लोजर्स में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाना है। अगर सभी चीते मानक के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं तो उनको शीघ्र ही क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जहां तक चीतों के स्वास्थ्य का प्रश्न, सभी 8 चीते स्वस्थ हैं। अभी तक जो उनको फीड दी जा रही थी उस फीड को भी ले रहे थे और कहा जा सकता है कि कुनों के जंगलों में वो अडेप्ट कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद कुनो नेशनल पार्क के आवास के अनुकूलन के लिए 2 चीतों को बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में वीडियो ट्विटर पर भी साझा की। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में प्रवेश कराया था। शनिवार को इन्हीं में से 2 चीतों को कुनो नेशनल पार्क के एक बड़े बाड़े में स्थानांतरित किया गया है।
पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बढ़िया खबर, मुझे बताया गया है कि कुनो में अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को एक बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अन्य को भी जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि सभी चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज मिस्र के अल-शेख में हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के 27वें अधिवेशन में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विभिन्न देशों का यह सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक होगा। सम्मेलन में भारत पवेलियन में सभी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की जटिल समस्या का सरल समाधान प्रदान किया है। भारत समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा है। उन्होंने कहा, भारत का मानना है कि जलवायु कार्रवाई जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत स्तर से शुरू होती है और इसीलिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की थीम के साथ इंडिया पवेलियन को डिजाइन किया गया है। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के अंतिम ग्रुप मुकाबले में जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया है। भारत से जीत के लिए मिले 187 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.2 ओवर में 115 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप 2 में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में स्थान बनाया। सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम आईसीसी टी20 विश्व कप के अंतिम ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब मैदान पर उतरी तो उसकी नजर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने पर थी। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हालांकि कुछ अच्छे शॉट लगाने के बाद रोहित शर्मा 13 गेंद पर 15 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में पवेलियन लौट गए। तीसरे नंबर पर आए शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ भारतीय पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। राहुल और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 48 गेंद पर 60 रन जोड़े। कोहली 26 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर राहुल ने तेजी से रन बनाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अर्धशतक लगाने के ठीक बाद वो 51 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने अंतिम 3 ओवरों में तेजी से रन बनाए। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 36 गेंदों पर 65 रन बनाए। हार्दिक 18 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंद पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। आखिरी 5 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 79 रन जोड़े। इस तरह भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए। 186 रन के इस लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पारी की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने वेस्ले मधेवरी को आउट कर दिया। अगले ओवर में अर्शदीप ने रेगिस चकाबवा को 0 रन पर पवेलियन वापस भेजा। डॉन विलियमसन 11 रन बनाकर शमी की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने कप्तान ग्रेग एर्मिन को 13 रन पर अपनी ही गेंद पर कैच किया। इसके बाद जिम्बाब्वे के विकेट एक के बाद एक गिरते रहे। केवल रियान बर्ल और सिकंदर रजा ही थोड़ा संघर्ष करते दिखाई दिए। बर्ल ने 35 और सिकंदर रजा ने 34 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा जिम्बाब्वे का कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और पूरी टीम 115 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारत की तरफ से आर अश्विन ने सबसे अधिक 3 विकेट हासिल किए। वहीं मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप 2 के शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में स्थान बनाया, जहां उसका सामना गुरुवार को इंग्लैंड से होगा। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह टेबल टॉपर के रूप में बनाई है, जिसने मोमेंटम भारतीय टीम की ओर शिफ्ट कर दिया है। अब नॉकआउट में टीम इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी, जो एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मेलबर्न से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।